हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन कुमार एक बार फिर से आपका मैं अपने केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री माय ड्रीम के नाम से जो मेरा चैनल चल रहा है, आप बराबर ही इसको देखते आ रहे हैं। आज मैं चैप्टर 2 में जो नेक्स्ट कंटेंट है इसके बारे में बात करूंगा। आज का टॉपिक जो है वो है एटॉमिक मॉडल बाय थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील बोर। फिर है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देन लिमिटेशन इन एटॉमिक मॉडल, और लास्ट में होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन इसके पहले जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो मैं आपको बतला दूं। वो हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो पॉइंट्स मिला था जहां पर एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो भी हमने डिस्कस किया। बाद में फिर जो है एटम का स्ट्रक्चर बना विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन एटम हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स एंड आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वेयर सपोज्ड टू बी द मोस्ट फंडामेंटल वन। तो मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए आपको चार्ज दिया, मास दिया, है ना। उसका जो वैल्यूज है, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास, वो हमने आपके लिए दिया। और उतना ही नहीं, इसके बाद जो है रदरफोर्ड्स जो है न्यूक्लियर थ्योरी दिया हमने। तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, वो हमने आपको दिया था। और उससे हमको ये पता चला कि भाई एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो कहाँ पर है। तो दो पार्ट हमने देखा था वहां से, एक न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मिला और न्यूक्लियर पार्ट किसके लिए मिला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, जिसको हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो आज हम आपको बतलाने वाले हैं एटॉमिक मॉडल दैट वाज गिवन बाय थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील बोर। तो सबसे पहले देखिए थॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। अब यह थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या है? कहता है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एन एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब पॉजिटिवली चार्ज देखिए, पूरे पॉजिटिवली चार्ज जो है इसमें बिल्कुल जो है फैला हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उन्होंने बोला। लेकिन कहता है कि एट द सेम टाइम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कहने का मतलब यहां देखिए बीच बीच में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एम्बेडेड है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, है ना। ये किसने कहा? थॉमसन ने कहा। और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। माने यहां लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है फिक्स्ड जैसा है, उसमें माने उसमें एडजस्टेड है, एम्बेडेड, है ना। यही इनका कॉन्सेप्ट था। और इस हिसाब से ये किसकी तरह है भाई? तो कहता है ये वाटरमेलन की तरह है। किसकी तरह? वाटरमेलन की तरह। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं एग्जिस्ट कर पाया, कहीं न कहीं इनका भी जो है वो ड्रॉबैक हो गया, है ना। तो इसीलिए जो है इसको
बाद में चल करके हटा दिया गया। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो बस एक लाइन का आंसर है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, एंड दिस इज लुकिंग लाइक वाटरमेलन, है ना, ये वाटरमेलन की तरह है, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, तो इतना बोल करके जो है आप वो नंबर ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है, जो हमारा और भी जो एटॉमिक मॉडल आया है वो आया है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद, जहां पर हमको क्या मिला था, बोलिए। पहले तो हम लिख देते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लीजिए ये हो गया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है ये कहां से आया भाई, तो ये आया है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से और कंक्लूजन से, जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल डायरेक्टली, दिस शोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज लाइंग वैकेंट, है ना। तो इस तरह से और भी पॉइंट को आपने ऑब्जर्व किया और उससे कंक्लूजन ड्रॉ किया। सेकेंड पॉइंट क्या था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं। दिस शोज दैट इन एन एटम देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज रीजन, कोई पॉजिटिव चार्ज रीजन रहा होगा जहां से वो अल्फा पार्टिकल के साथ जो है रिपल्सन हो जाता है, तो दूसरे डायरेक्शन में वो डेविएट कर जाता है ना, कुछ एंगल के साथ। उसी तरह से लास्ट का जो आपका था वो क्या था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ मेकिंग ए लार्ज एंगल। दिस शोज दैट देयर मस्ट बी, कंक्लूजन में आप बोलते हैं कि दिस शोज दैट देयर मस्ट बी ए स्मॉल डेंस पॉजिटिव रीजन इन द मिड ऑफ द एटम। तो वो जो डेंस स्मॉल रीजन जो है एटम के बीच में, वो क्या है, वो ही है न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो उस न्यूक्लियस में आपने देखा कि न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज डेंस रीजन। तो पॉजिटिवली चार्ज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता ना, है ना। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसीलिए अगर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो इतना तक आपने किया। अब इसके बाद कहता है कि रदरफोर्ड्स ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया दुनिया के सामने में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो वहां पर ढेर सारे पॉइंट्स है, उसमें जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है ना, वो क्या है, आउटसाइड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, यही देखिए ये न्यूक्लियस है ना, जो कि रदरफोर्ड ने तो दिया ही है, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी से मिला। तो कहता है कि इसके, है ना, बाहर जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस वो सर्कुलर पाथ है। देखिए इस तरह से ये सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, मूव करता है। बस यही है, इस सब में इलेक्ट्रॉन है, ये भी सर्कुलर पाथ हो जाएगा। इस सारे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर है भाई, इस न्यूक्लियस में है। ये प्रोटॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है ना। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई वाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इनटू द न्यूक्लियस। तो उसके लिए बाद में पहले ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं,
इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के जरिए आपको बताएंगे आगे का जो मैटर है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, वो मैं बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 2 में बोलता है कि दिस मॉडल इज सिमिलर टू सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर सिस्टम बोलने का उनका क्या कारण हुआ, लाइक सोलर सिस्टम, कहा कि ये जो है सोलर सिस्टम से मिलता जुलता है, जहां पर सन क्या है एज न्यूक्लियस वो ट्रीट होता है वहां पर, और रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह वो है ना, वो अराउंड द न्यूक्लियस जो है सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है। तो ये किसने बोला भाई, सब रदरफोर्ड ने कहा हुआ है आफ्टर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद। इसके बाद इन्होंने और भी कुछ बोला है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। तो कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज ड्यू टू टू ऑपोजिंग फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना जरूरी है। टू ऑपोजिंग फोर्सेस, और इस दोनों फोर्स का नाम उन्होंने दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरा जो उन्होंने दिया है वो दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है। ठीक है, तो कहता है कि ये दोनों ही फोर्स जो है कहाँ काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है, और वो जो है एटम के स्टेबिलिटी में काफी जो है ये दोनों फोर्स हेल्पफुल है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ से लगता है। तो सेंटर क्या है भाई, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की तरफ से बाहर की ओर लगता है। ये न्यूक्लियस है, इससे बाहर की ओर जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। ठीक है, और कहता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बाहर से अंदर की ओर समझ लीजिए, है ना, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की ओर, या दोनों के ही बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये दोनों ही मिलकर के एटम को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। तो ये कहना रदरफोर्ड का था। ठीक है, और उन्होंने एक पॉइंट और दिया, और वो रेडियस से रिलेटेड पॉइंट दिया। उन्होंने कहा कि रेडियस ऑफ, देखिए रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इज 10 to the power 5 times, मतलब 1 lakh times larger than its nucleus, its nucleus। ये इन्होंने दिया हुआ है 10 to the power 5 times। कहा कि भाई ये 10 to the power 5 times कैसे, तो उन्होंने मेजर किया है यहां पर। देखिए साइज ऑफ एटम जो होता है वो होता है 10 to the power -13 सेंटीमीटर, है ना, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, सॉरी साइज ऑफ एटम जो है वो हो जाएगा 10 to the power -8 सेंटीमीटर, 10 to the power -8 सेंटीमीटर। और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो होगा 10 to the power -13 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि एटम जो है साइज में न्यूक्लियस से ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, क्योंकि एटम के अंदर में न्यूक्लियस है। तो अब अगर आप साइज ऑफ एटम में साइज ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बताइए कितना टाइम्स जो है 10 to the power 5 आएगा। तो 10 इस तरह से ऐसा हो जाएगा 10 to the power -8 डिवाइडेड बाय 10 to the power -13 इक्वल टू 10 to the power 5। तो 10 to the power 5 टाइम्स जो होगा, है ना, वो एटम जो होगा अपने न्यूक्लियस से बड़ा होगा। तो इतना में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारी बातें जो है रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में रखा। लेकिन
कहता है कि इसके बावजूद भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आया, और प्रॉब्लम्स क्या आया वो हम आपसे बात करेंगे अभी अभी। वो प्रॉब्लम है कि भाई एटम की स्टेबिलिटी इन्होंने तो टू अपोजिंग फोर्सेस से दे दिया, एक दे दिया किसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन कहता है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या है उसमें लिमिटेशंस? क्या लिमिटेशंस है जरा हम लोग देख लें, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब इसमें जो लिमिटेशंस है वो खास करके दो लिमिटेशन जो है काफी कॉमन है, और वो एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और भी लिमिटेशंस की चर्चा आगे चल करके होगी। लेकिन पहला लिमिटेशन जो है वो कहता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर के है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम से रिलेटेड है। कहता है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम इज स्टेबल ड्यू टू टू अपोजिंग फोर्सेस, लेकिन कहता है कि इस कॉन्सेप्ट को है ना मैक्सवेल, यहां हम लोग लिख देते हैं मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। अगर हम लोग ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो कहता है कि इसमें क्या होता है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अदर चार्ज पार्टिकल इट कंटिन्यूअसली लूजेज इट्स एनर्जी। इसका मतलब कहता है कि अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज, जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूअसली लूजेज इट्स एनर्जी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, ये जरूरी है ना, कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो उसका मूवमेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए जो है ये कंटिन्यूअसली जो है एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज होगा तो ये जो न्यूक्लियस है दैट विल हैव टेंडेंसी टू, है ना, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है देयर इज ए चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस। देखिए इस तरह का जो है ये पाथ बन जाएगा, और इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, स्पाइरल पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पाइरल पाथ। तो ये पाथ जो है ये स्पाइरल हो जाएगा, घुमावदार हो जाएगा, है ना, इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में आने की बात हो जाएगी। तो देयर इज ए चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। ठीक है, तो ये किसने कहा भाई, मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हमको मिला। तो इन दिस वे स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज डिस्टर्ब। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा या डिसरप्टेड होगा। डिसरप्टेड भी बोल सकते हैं और डिस्टर्ब भी बोल सकते हैं, डिस्टर्ब। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो डिसरप्टेड हो जाता है भाई, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, है ना, न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है ना, अट्रैक्ट कर लेता है। देन देयर इज ए चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। क्योंकि
मैक्सवेल का जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कन्फर्म्ड वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, उसका अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूअसली लूज इट्स एनर्जी एंड देयर मे बी ए चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ग्रेजुअली हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए, इस तरह की बात हो जाती है। तो दिस गिव्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात कही, तो मैक्सवेल के द्वारा ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो यही लिखा हुआ है कि डिसरप्टेड, कहने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम गेट्स डिस्टर्ब। तो एक ये हुआ, और दूसरा जो इसका है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए यहां मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वेरियस लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन हैव नॉट बीन वेल डिस्कस्ड। कहने का मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हम लोग, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता है। तो नो आइडिया अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो आगे चल करके हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल वगैरह में देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने क्या कहा। ठीक है, तो अब तक आपका जो है दो लिमिटेशंस जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो काफी कॉमन है। एक स्टेबिलिटी ऑफ एटम से रिलेटेड और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। इसके बाद जो हम लोग आते हैं वो होता है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो जरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पहले देख लें, इसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये प्लैंक्स जो है, मैक्स प्लैंक मतलब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वो थ्योरी दिया है। और ये थ्योरी क्या दिया है इन्होंने, कहता है कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड मैटर दिए हैं। तो पहला इनका है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसको इन्होंने क्वांटम नाम दिया है, क्या दिया है, क्वांटम ऑफ एनर्जी। और ये क्वांटम ऑफ एनर्जी जो बोलते हैं, ये बोलते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, तो इसके लिए एक थोड़ा सा जो है हम डायग्राम लेते हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो देखिए यहां पर कहता है कि ये जो है ना, कोई बॉडी है जहां से एनर्जी का जो है, ये जो है कंटिन्यूअसली एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ये जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना। पहले का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिटेड फ्रॉम ए बॉडी और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी। लेकिन बाद में चल करके इस कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा सा चेंज किया गया और कहा कि नहीं, ये जो है कंटिन्यूअसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअसली जो है वो क्या होता है, एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी होता है। ये देखिए, ये होता है मॉडर्न व्यू। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है या मॉडर्न व्यू जो है वो होता है डिसकंटिन्यूअस, है ना, इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय ए बॉडी और फ्रॉम ए बॉडी। अब यहां देखिए, तो ये जो डिसकंटिन्यूड है वो होता है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दिस हैपेंस, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। इस एनर्जी का एक दूसरा नाम क्या है, रेडिएंट एनर्जी, जिसमें रेडिएंट एनर्जी में दोनों ही आ जाता है। क्या क्या आता है, रेडिएंट एनर्जी में दोनों ही आता है। एक होता है
एब्जॉर्प्शन और इमिशन। यहाँ पर हम लिख देते हैं, लीजिए, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग ढंग का जो है आपका वर्ड्स जो है लिखा हुआ मिलेगा बुक में, उसमें आपको कंफ्यूजन में रहने की कोई जरूरत नहीं। तो रेडिएंट एनर्जी का मतलब हुआ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो ये अब जो मॉडर्न व्यू है उसके हिसाब से क्या होगा? दिस टेक्स प्लेस इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड ईच स्मॉल पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम, है ना। तो और क्वांटा ऑफ एनर्जी, जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं, वही क्वांटम का प्लूरल फॉर्म जो है वो क्वांटा हो जाता है। तो यहां पर वन क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होगा वो हो जाता है एच न्यू। क्यों होता है एच न्यू भाई? क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये जो रेडिएंट एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से इंडिकेट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक क्या करेंगे? कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहां लिखेंगे वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो होता है वो सर्टेन होता है, वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो ये जो है ये सब आपका जब भी आप इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एच का वैल्यू जो है वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से फर्स्ट पॉइंट मिला। सेकेंड पॉइंट जो इसका है, देखिए सेकेंड पॉइंट जो इसका है ये तो हो गया इक्वल टू एच न्यू हो गया, और आपने इसी में एक पॉइंट और ले लिया कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन उसी क्वांटम के लिए एक और चीज मैं बतलाता हूं कि देखिए यहीं पर कहता है कि इसको हम फोटॉन्स भी बोलेंगे, लेकिन फोटॉन्स ऑफ क्या होता है? रेडिएशन ऑफ लाइट, फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट। कहने का मतलब अगर लाइट एनर्जी है तो वहां पर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? फोटॉन्स कहलाएगा। तो अगर लाइट के लिए है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है तो हम फोटॉन्स यूज करेंगे, बाकी जो आपका एनर्जी होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? क्वांटम यूज करेंगे। तो उसमें कोई फर्क नहीं है, आपको ज्यादातर इसमें जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पर बात करना है। आपको बताएंगे भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, वो बाद में बताते हैं। तो ये सब जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ पॉइंट्स है। एक पॉइंट और जो है इसका वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट कहता है कि ये रेडिएंट एनर्जी जो होता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा। तो NH न्यू होता है, वेयर n इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 4 जो भी है आप नेचुरल नंबर में ले सकते हैं। तो ये रेडिएंट एनर्जी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा NH न्यू, 1 क्वांटम 2 क्वांटम 3 क्वांटम, है ना। इस तरह से जो है आपका ये जो है रेडिएंट एनर्जी का वैल्यू होगा। और इसी से रिलेटेड जो है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी तो मिल ही गया, इसी से रिलेटेड एक आता है वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। ये वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी जो है, वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, देखिए स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। अब ये कहता है कि ये क्या चीज होता है? वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी कहां से आया?
तो वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर ये n का वैल्यू बढ़ते बढ़ते अगर एवोगाड्रो नंबर तक पहुंच जाए तो यहां पर हम लोग बोलेंगे वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटा। कहने का मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं n ओ दे दीजिए एवोगाड्रो नंबर के लिए, है ना, n नॉट दे दीजिए h न्यू। तो ये होता है आपका वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी और इसका वैल्यू तो आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 h न्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको सबसे पहले जो है आइंस्टीन ने दिया, इसीलिए वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से हमको कॉन्सेप्ट मिल गया किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। और इस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो अब आ जाएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसके जो है ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट्स क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब मेन पॉइंट्स में जो है 3-4 पॉइंट जो है आप बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए भी ले लीजिए। कहता है पहला पॉइंट जो है, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एटम से कैसे रिलेटेड है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफिनिट एनर्जी लेवल। कहने का मतलब वो जो सर्कुलर पाथ जो रदरफोर्ड ने बोला था, उसमें उस पाथ की एनर्जी जो है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस पाथ में डिफिनिट नहीं उन्होंने कहा था। तो यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, वो जो होगा ये होगा सर्टेन सिलेक्टेड पाथ। सर्टेन सिलेक्टेड पाथ का मतलब क्या होता है, सर्टेन सिलेक्टेड पाथ का मतलब होता है द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज एसोसिएटेड विथ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो है डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पाथ में, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, डिफिनिट होगा। तो ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन इट नाइदर एमिट्स एनर्जी नॉर गेन्स एनर्जी स्पॉन्टेनियसली। कहता है कि इसका जो है ये फिक्स्ड एनर्जी से जो है वो पाथ में क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा, जिसके चलते जो है न इसका एनर्जी लॉस होगा न ही ये स्पॉन्टेनियसली गेन करेगा। देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में आने की बात तभी हो रही थी जब जिस पाथ पर ये रिवॉल्व कर रहा था उस पाथ पर इसकी एनर्जी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल में इसको डिफाइन किया गया कि भाई ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ उस पाथ पर क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब जरा वो जो है ना डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट होता है वो यहां पर हम लोग लिखते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल इज गिवन बाय, अब ये देखिए वो जो सर्कुलर पाथ था अब वो क्या हो गया, सेल हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट हो गया। कहने का मतलब ऑर्बिट विथ एसोसिएटेड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए ये जो आपका nth सेल का
जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो En से डिनोट करते हैं। तो En इज इक्वल टू होता है -1312 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है? -1312 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब अगर इसका यूनिट अगर हम किलो जूल से चेंज कर दें, जूल पर एटम में कर दें, तो उसका ये भी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा, जहां पर हम 1 मोल का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए कम से कम एक यूनिट में तो हम लोग लिख लें, तो ये हो जाएगा -1312 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल, वेयर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, और जेड क्या होगा? जेड एटॉमिक नंबर दे दीजिए या न्यूक्लियर चार्ज दे दीजिए, एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसीलिए एटॉमिक नंबर को यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये nth सेल का है ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन nth सेल, कहने का मतलब सर्टेन नंबर ऑफ सेल भी देंगे। अगर आप 5th सेल में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो E5 हो जाएगा। सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा, E3 हो जाएगा। उसी तरह से ये डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ सर्टेन सेल, ये मालूम हो जाएगा। तो इससे क्या मालूम हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में मालूम हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, या फिर यूं कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल एटम इज वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज electrons revolve around the nucleus in certain selected orbits which is associated with definite amount of energy of electron, that is given by En equal to -1312 by n square into z square kilojoule per mole। तो ये तो क्लियर हो गया, इससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम हो गया। देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो कहता है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। तो आपके पास में फर्स्ट पॉइंट से दो चीज मिल गया, एक तो मिल गया डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ सेल, और वो जो सेल है उसके दो नाम और हो गए। क्या क्या नाम हो गए भाई? यहां पर हम लिख देते हैं, ये सेल बोलिए या एनर्जी लेवल बोलिए, एनर्जी लेवल है ना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं KLMN से इसको डिनोट करते हैं, या N इज इक्वल टू 1 2 3 4 भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो N वहां पर क्या होगा? सेल नंबर देता है। यहां पर जो N होगा ये क्या होगा? N इज सेल नंबर। तो इसकी चर्चा आगे भी होगी, ठीक है। और इसको हम लोग KLMN से जनरली डिनोट करते हैं, वो हमने आपको लिख दिया। नंबर 2 में जो कहता है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल और एनर्जी लेवल इज गिवन बाय, देखिए MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो ये देखिए MVR, जहां M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या है? रेडियस ऑफ सेल, N नंबर ऑफ सेल, H प्लैंक्स कांस्टेंट और 2π जो है वो कांस्टेंट है। तो वहां पर आप चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं कि वेयर M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
और v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और r हो जाएगा रेडियस ऑफ सेल। तो इस तरह से ये सारे वैल्यूज अगर मालूम हो जाए तो आपको जो निकालना हो अननोन टर्म वो आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर डिफरेंट सेल्स के लिए जहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 हम लोग ले लेंगे तो आपको MBR जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल आसानी से निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया। और तीसरा जो है वो जरा मैं यहां लिख देता हूं। थर्ड पॉइंट जो आपका बनता है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, वो जरा देख लीजिए। वो कहता है कि व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, कहता है कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कहीं से मिल जाए, बाहर से मिले, तो वो क्या होता है, वो एक्साइट कर जाता है, एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है। और वहां पर कहता है कि वो जो है अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। जैसे फर्स्ट सेल में ये E1 हो गया, सेकेंड सेल में इसकी एनर्जी E2 है, थर्ड सेल में E3 है, फोर्थ सेल में E4 हो गया। तो सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है ना, तो यहां पर अगर हम लिख दें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन in the first cell is excited, कहने का मतलब when electron in the first cell gets excited या is excited दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, is excited है ना, in the fourth cell as a result of absorbing energy from external source, देन ये जो चेंज इन एनर्जी होगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, E4 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा E। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा E4 माइनस E1। कहने का मतलब फाइनल है ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा E4 माइनस E1 that is equal to delta E. This is also found to be quantized। कहता है कि ये भी जो है क्वांटम में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। तो ये जो है आपका थर्ड पॉइंट हुआ। और फोर्थ पॉइंट जो इसका होता है वो होता है वेरियस लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रा, वेरियस लाइन्स ऑफ spectra of hydrogen atom were well explained in various region of light, है ना। तो लाइट का आप जानते हैं कि 3 डिफरेंट रीजन्स होता है, कौन कौन, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन। तो वेरियस लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर वेल एक्सप्लेन्ड इन वेरियस रीजन्स ऑफ लाइट, जिसको हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब तक जो है हमारा जो भी कंटेंट था है ना वो हमने कर लिया। लेकिन देखिए यहाँ लिमिटेशंस इन एटॉमिक मॉडल में, लिमिटेशंस तो 2 ठो का हो गया, एक थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, एक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन अभी बचा हुआ है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल भी देखेंगे और वेरियस लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पर भी बात करेंगे। तो इस तरह से आप इस सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में ले लिए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे विश्वास है कि मैं अपने केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू आपका जो ड्रीम है, जिसे मैं बार बार दोहराता हूँ, वो मैं पूरा अवश्य करूँगा और आप भी अकॉर्डिंगली इसमें शामिल होंगे और इससे एडवांटेज लेंगे और अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।